नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। राजस्थान के सियासी संग्राम में सोमवार सुबह बड़ा बदलाव हुआ। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने हाईकोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी उसे वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अपील स्वीकार कर ली है। कांग्रेस की ओर से लड़ाई को अब अदालत की बजाय राजनीतिक रूप से लड़ने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस शुक्रवार को आए हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है, तो उधर राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विधानसभा सत्र को लेकर खींचतान जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली के अलावा गुजरात के अहमदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राजभवन घेरने की कोशिश की जा रही है। गुजरात पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं स्पीकर ने याचिका वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी वापस लेने की मंजूरी दे दी है। देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन लेकिन जारी है। कांग्रेस ने आह्वान किया कि देश भर की कांग्रेस, अन्य राज्यों की कांग्रेस राजभवन का घेराव करे। हालांकि यह घेराव आज राजस्थान में नहीं हो रहा है। इससे पहले शुरुआत राजस्थान राजभवन से ही हुई थी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं फेयरमाउंट होटल से, जहां राजस्थान के कांग्रेस विधायकों की, गहलोत गुट के कांग्रेस विधायकों की बाड़ेबंदी जिस होटल में की गई है, उस होटल के बाहर से हम मेरे सहयोगी नीरज शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, एक बड़ा बदलाव आ गया, एकदम से अचानक नया मोड़ आ गया कि स्पीकर ने अपनी अर्जी वापस ले ली सुप्रीम कोर्ट से। चलिए, सुप्रीम कोर्ट से मामला अब वहां से तो टल जाएगा, लेकिन जो हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, क्या इसको चुनौती दे सकते हैं स्पीकर? देखिए, अभी हाईकोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया, केवल एक ऑर्डर है जी। फाइनल जो डिसीजन है हाईकोर्ट का वो आना बाकी है इस याचिका पर। अंतरिम जो ऑर्डर होते हैं, इस प्रकार के कई ऑर्डर निकलते हैं समय समय पर। ये एक ऑर्डर था हाईकोर्ट का, उसके तहत केवल जो नोटिस जो दिया गया 14 जुलाई का जो नोटिस था, उसके ऊपर स्टेटस क्यों किया गया है, यानी उस पर आगे कार्रवाई नहीं करनी है जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई ना हो जाए इस पूरे प्रकरण की और फाइनल डिसीजन ना आ जाए। तो निश्चित रूप से फाइनल डिसीजन का इंतजार है सुप्रीम कोर्ट में। चूंकि कांग्रेस को और विधानसभा अध्यक्ष को ये मामला अपने मुफीद नजर नहीं आ रहा था फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों के अंदर, और कांग्रेस को ये संदेह है, विधानसभा अध्यक्ष को ये संदेह है कि इसमें लंबा समय लग जाता और अननेसेसरी जो है ये टाइम खींच सकता था और हाईकोर्ट ये बहाना बना सकता था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है। ऐसे में हाईकोर्ट में जो याचिका में सुनवाई चूंकि चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा जा सकता था कि हाईकोर्ट में जब याचिका चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट इसको जल्दी क्यों सुने। इसीलिए शायद विधानसभा अध्यक्ष की ओर से ये याचिका जो है ये कपिल सिब्बल ने वापस ले ली है। हमारे सहयोगी रहमतुल्लाह खान हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं। रहमतुल्लाह, वापस ले ली गई है याचिका, क्या कारण रहे, क्या टेक्निकल ग्राउंड रहा? देखिए, सीधी सी बात है कि सीपी जोशी ने जब पहले हाई कोर्ट में जो सुनवाई के लिए जब पायलट गुट ने अपनी जो सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, उसके बाद में उसको यथास्थिति पे रखा गया था। इसी बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए, एसएलपी उन्होंने दायर की। उनको लग रहा था कहीं ना कहीं ये हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई लंबी खिंच सकती है, कहीं ना कहीं उनके पक्ष में मामला नहीं आ रहा था। इसलिए आज जिस प्रकार से कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा है कि इस मसले पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है और जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम जो है इस पर दोबारा वापस जो है दोबारा विचार करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा सकती है। ऐसी जो बात है ये कपिल सिब्बल ने बताई है। राजस्थान हाईकोर्ट में भी ये हवाला दिया गया है कि अनुसूचित जो 10 है उसके तहत सुनवाई हो रही है। जो कांग्रेस पहले मांग कर रही थी या विधानसभा अध्यक्ष जो पहले मांग कर रहे थे, उन ग्राउंड्स के आधार पर सुनवाई हो, तो उन ग्राउंड्स पर अब सुनवाई जो है बताया जा रहा है कि वो सुनवाई हो रही है। तो इसलिए ये फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट बाद में भी जाया जा सकता है, लीगल ओपिनियन लेकर के वापस से जो सुप्रीम कोर्ट है जाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट का जो मूव है वो विधानसभा अध्यक्ष देखना चाहेंगे और उनकी जो पूरी टीम है एडवोकेट्स की वो इसमें मंथन में लगी हुई है। एक बड़ा पॉइंट ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट से विधानसभा अध्यक्ष पर कोई इस प्रकार की रोक नहीं है कि वो ऐसे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई ना करें जो बागी हो गए या फिर जिन्होंने
दल बदल कानून को लेकर के कोई उल्लंघन किए। तो अभी चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने इस केस को डिसाइड ही नहीं किया था विधानसभा के फ्लोर पर, ऐसे में हाईकोर्ट उस पर रोक भी नहीं लगा सकती थी। निश्चित रूप पर केवल 14 तारीख का जो नोटिस है उसके ऊपर हाईकोर्ट की रोक है। अन्य यदि विधानसभा सत्र बुलाया जाता है तो नए नोटिस फर्दर जारी हो सकते हैं और उसके आधार पर विधानसभा अध्यक्ष एक्शन भी ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ विधानसभा अध्यक्ष जो है उनको कुछ मुफीद अपने लायक नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है काफी कुछ गुंजाइश है, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। वरना सुप्रीम कोर्ट से यदि कोई डिसीजन आ जाता तो उससे राजस्थान जो विधानसभा है वो कहीं ना कहीं बाउंड हो सकती थी। तो इसीलिए लगता है कि याचिका वापस ले ली गई है। बिल्कुल नीरज, दूसरी तरफ जो विधानसभा सत्र को शुरू करने की मांग की जा रही है, तो ऐसे में राज्यपाल ने कहा है कि उन्हें सही सही कारण बताएं, वो बिंदु बताएं जिस पर विधानसभा सत्र आप शुरू करवाना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विधानसभा सत्र शुरू हो सकती है, क्योंकि जो कारण मांगे जा रहे हैं वो कारण बताए जा चुके हैं। हालांकि हो सकता है राज्यपाल उनसे सहमत ना हो, लेकिन अन्य जो कारण बताए जाएं उनसे शायद सहमत हो जाएं। और क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दबाव है? देखिए, जो पॉइंट्स मांगे थे राज्यपाल ने, जो क्वेरीज की थी, इसके साथ अब दोबारा जो प्रस्ताव है उसको लौटाया गया है। हमारे पास में जो जानकारी छन करके आ रही है, दो उसमें प्रमुख पॉइंट्स ऐसे शामिल हैं जिसमें राज्यपाल ने एक तो ये कहा है कोरोना महामारी का समय चल रहा है, सभी विधायकों को विधानसभा में इकट्ठा कर पाना इस कोरोना के समय में, क्योंकि एक जगह विधायक नहीं है, उन सबको यहाँ बुला पाना इस वक्त जो है एक तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है। दूसरा जो है विधानसभा में क्या आप बहुमत का टेस्ट करवाना चाहते हैं, इसलिए आप विधानसभा सदन बुला रहे हैं। तो इस पर स्पेसिफिक जो राय है वो मांगी गई है। यानी राज्यपाल कहीं ना कहीं चाहते हैं बहुमत परीक्षण की यदि बात सरकार करना चाहती है फ्लोर पर आकर के, तो उसके बारे में पहले से स्पष्ट उल्लेख किया जाए और राज्यपाल को इस बारे में सूचित किया जाए। हालांकि सरकार इससे लगातार बच रही है, क्योंकि विधानसभा बुलाने से पहले यदि बहुमत टेस्ट की बात कर दी गई तो फिर बहुमत टेस्ट जो है वो करवाना पड़ेगा फ्लोर पर आकर के। और सरकार यदि पहले से बहुमत टेस्ट के लिए बोल करके जाएगी और बाई चांस अगर बहुमत टेस्ट नहीं होता है, बहुमत परीक्षण नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर विधायक कम हो गए तो सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी स्थिति सरकार बचना चाहती है। सरकार चाहती है पहले जो फ्लोर है वो बुलाया जाए और निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष जो है उन 19 विधायकों को लेकर के पहले उनका निर्णय करें क्या करना है, और उसके बाद में आगे फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती है या कोई अध्यादेश लाया जाता है या कोई बिल पारित करवाया जाता है या विचार विमर्श जो है पहले की तरह विधानसभा में किया जाए। तो सरकार अपने हाथ में पूरा गेंद जो है वो रखना चाहती है, विधानसभा अध्यक्ष अपने हाथ में रखना चाहते हैं। राज्यपाल ये चाहते हैं कि पहले बाउंड होकर के आप बुलाएं। तो निश्चित रूप से यही कोई पेच फंस रहा है। रहमतुल्लाह हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए। रहमतुल्लाह, क्या लगता है आपको, राज्यपाल ने क्वेरीज जो मांगी, एक तो कोरोना का समय बताया, विधायकों को लाना मुश्किल होगा, दूसरा बहुमत की बात की, बहुमत क्या आप फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो क्या सरकार ये बोलने को बाध्य है पहले से राज्यपाल को? देखिए, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए जिस प्रकार से प्रस्ताव भेजा गया है, पहले तो इनका मानस तो ये सरकार का है कि कहीं ना कहीं जो फ्लोर टेस्ट किया जाए, लेकिन खुले रूप से उन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा है कि कोरोना को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श करके ही शायद हुआ है कि उसके बाद में वो जहाँ वहाँ पर स्थित विधानसभा में सत्र बुलाया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की सरकार इस पर अपने ऊपर कोई संकट मोल नहीं लेना चाहती है। उसको साफ तौर पर जो धीरे धीरे फूंक के कदम रख रही है, क्योंकि सब तरीके से चारों तरफ से जिस प्रकार हाईकोर्ट मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हालांकि एसएलपी वापस ले ली गई है, लेकिन हाईकोर्ट मामला अभी नोटिस को लेकर के चल रहा है। बसपा की 5 विधायकों को लेकर के भी हाईकोर्ट मामला चल रहा है। तो इसको लेकर के भी विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है, लेकिन दोनों बार वापस आ गया है। कोई न कहीं जो टेक्निकल पॉइंट है, कुछ बिंदु है, उन पर जो उन्होंने वापस जवाब मांगा है। तो सीधा सीधा साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चिट्ठी भेजी उसमें कहीं पर भी ये भी बताया जा रहा है कि कहीं पर भी फ्लोर टेस्ट का या फिर बहुमत पेश करने का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया। फिलहाल सरकार हर स्थिति में अपने बचने के लिए प्रयास कर रही है। तो राज्य सरकार की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं गेंद जो है वो अपने पाले में रहे और स्थिति को देखकर के निर्णय लिया जा सके। लेकिन राज्यपाल इस मामले में स्पेसिफिक रूप से आपको बता दें और एक्टिव होकर के कार्य कर रहे हैं। अभी तक जो राज्यपाल हैं किसी भी राज्य के इस प्रकार से कार्य नहीं करते, तो कार्यशैली को जरूर कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनौती दे रही है, सवाल खड़े कर रही है। और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र के दबाव में राज्यपाल जो है वो फाइल को रोके हुए हैं, मंजूरी नहीं दे रहे। और इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी जो है देश भर के राजभवनों के बाहर आज घेराव भी कर रही है और जयपुर में इसी फेयर
फेयरमाउंट होटल के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी की एक सभा चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सभा हो रही है। तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं गहलोत कैंप के अंदर, वो इस सभा के अंदर मौजूद हैं। साथ ही एआईसीसी के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे, इसके साथ ही चारों सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, विवेक बंसल, देवेंद्र यादव, तो चारों सह प्रभारी जो हैं, तरुण कुमार, चारों इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ ही ऑब्जर्वर जो लगाए गए हैं, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, वो इसमें बैठक में मौजूद हैं। एक सभा हो रही है। सभा में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कुछ राजनीतिक प्रस्ताव जो हैं वो प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। और अंदर जो चर्चा चल रही है इसमें खास तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के चर्चा हो रही है कि आखिर किस प्रकार से राज्यपाल जो हैं वो विधानसभा सत्र बुलाने के कैबिनेट के जो अधिकार हैं इनको लगातार चुनौती दे रहे हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी राज्य मंत्रिपरिषद ने और मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव बना करके भेजा और राज्यपाल उसको लौटा दे। राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं विवेकाधिकार के तहत, लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए। वो परिस्थितियां अभी शायद इतनी कांग्रेस को नजर नहीं आती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग जो राज्य हैं उनके अंदर जो स्थिति हुई, अगर हम बात करें तो जिस प्रकार उत्तराखंड के अंदर हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, इसके साथ ही मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो स्थिति उत्पन्न हुई, तो इन तमाम चीजों को लेकर के, गोवा के अंदर जो स्थिति हुई, कर्नाटक के अंदर जो हुई, इनको लेकर के कांग्रेस पहले से ही बचाव की मुद्रा के अंदर है और घेराव की मुद्रा में भी है। लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि 6 साल के अंदर जो है कई राज्यों के अंदर तख्ता पलट जो है वो केंद्र की बीजेपी सरकार करा चुकी है। और आज कोरोना काल में जहां राज्य सरकार कोरोना से जूझ रही है और इससे लड़ने के लिए लगातार उपाय कर रही है, ऐसे दौर में राज्य की सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर है। रहमत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस संगठन देखते हैं। कांग्रेस संगठन के अंदर आज एक अहम बैठक है, क्या राजनीतिक प्रस्ताव लाया जा सकता है? देखिए, जिस प्रकार से पूरे कल परसों से ही जिस प्रकार से केसी वेणुगोपाल संगठन के महासचिव है, उन्होंने साफ तौर पर पूरे देश भर में राजभवन को घेराव करने के लिए जो ऐलान किया था, उसके बाद में कल यहाँ स्थिति यही थी कि हो सकता है कहीं राजभवन का घेराव किया जाए, लेकिन कल एंड टाइम पे जो है पीसीसी अध्यक्ष जो है गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर मना किया। राजस्थान में राजभवन का घेराव नहीं होगा और अन्य राज्यों में जो है राजभवन का घेराव होगा। या राजस्थान में इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि ये स्थिति इसलिए होगी क्योंकि प्रस्ताव जो राजभवन में भेजा गया था और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो किसी भी प्रकार की राजभवन की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदारी राजस्थान में तो पहले दिन ही सबसे पहले शुरुआत यहीं से की गई है घेराव की, उसके बाद में अन्य राज्यों के अंदर पहले तो राजस्थान में की गई थी, लेकिन फिलहाल जो घेराव की स्थिति है और तमाम प्रदर्शन की स्थिति है, वहाँ यहाँ पर जिस प्रकार के धरना तो दिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने ये कहा कि हमारा धरना नहीं था, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा तो हम तो राज्यपाल से रिक्वेस्ट करने गए थे। और फिलहाल जो आज इसी को लेकर के लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के क्रम को लेकर के आज जो होटल फेयरमाउंट के अंदर जो सभा चल रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, नेतृत्व में सभा चल रही है। पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे, सुरजेवाला, अजय माकन समेत तमाम विधायक है और कांग्रेस के समर्थित तमाम विधायक है। इसमें तमाम विचार विमर्श किया जा सकता है। जिस प्रकार आज जो फाइल वापस लौटी है, प्रस्ताव वापस, इस पर भी विचार किया जाएगा। दोबारा से कैबिनेट बैठक बुलाए जाने की संभावना लग सकती है कि कहीं ना कहीं कौन कौन से पॉइंट है वो जो राज्यपाल ने जो दिए है कि इसका जवाब दिया जाए, उसके आधार पर जो है वापस से कैबिनेट की बैठक हो सकती है। तो राज्य के मुख्यमंत्री के और साथ ही बता दें कैबिनेट के जो विधिक सलाहकार हैं वो लगातार अब मंथन कर रहे हैं। राज्यपाल की ओर से जो क्वेरीज मांगी गई हैं, फिर से राज्यपाल के पास एक प्रस्ताव बना करके भेजा जाए। कांग्रेस भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। जो राज्यपाल जवाब मांगते जा रहे हैं उनको वो जवाब तैयार करके हाथों हाथ भिजवाया जाता रहा है, क्योंकि इससे राज्यपाल के ऊपर भी एक दबाव की स्थिति बनेगी। एक और तो जो लीगल जो स्थिति है उसको कांग्रेस ने संभाल रखा है, दूसरी ओर राज्यपाल को भी लगातार जो वो जानकारी चाहते जा रहे हैं उस हिसाब से अपने राजनीतिक जो जवाब है वो बना करके तैयार करते जा रहे हैं, तो ताकि जो गेंद है वो कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में रहे, राज्यपाल पे भी दबाव बने, केंद्र की सरकार पर भी दबाव बने। धरना प्रदर्शन जो है ये भी आज तमाम राजभवनों के बाहर करके देश भर में एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में कांग्रेस इसको बनाना चाह रही है, केंद्र सरकार को दबाव में लेना चाह रही है। दूसरा, राज्यपाल को भी लगातार बातचीत के जरिए और अपने जो जवाब हैं उनके जरिए राज्यपाल को भी कांग्रेस ने लगातार संवाद बना रखा है, ताकि कहीं ये स्थिति ना आए कि राज्यपाल ने जो क्वेरीज मांगी उनका जवाब नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप से रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से और लीगल रूप से तीनों स्टेज पर जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ चलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तीनों स्टेज पर पार्टी पूरा अपनी कमान पकड़े हुए है और तीनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही है और
हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से विधानसभा सत्र चलाया जाए। लेकिन नीरज, आज जो अन्य राज्यों में घेराव किया जा रहा है राजभवनों का, तो क्या वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर, जाहिर है अन्य राज्य कार्रवाई भी करेंगे, ऐसे में गिरफ्तारियां भी होंगी, दिल्ली में गिरफ्तारी हो भी चुकी हैं, तो उनको रोकने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, क्या जो ये राजभवन घेरने की राजनीति हो रही है, इससे कोई दबाव बन पाएगा? ये देखिए, गिरफ्तारी करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है और छा जाएगी, क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है, धारा 151 लगा के शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार होते हैं, तुरंत छूट भी जाते हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस तो चाह रही है एक बड़ा आंदोलन छेड़ना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही चाहते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो, उनको एक बड़ा लंबे समय से मुद्दा नहीं मिला है। आज लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के नाम पर जो है, यदि जेल भी जाना पड़ा कांग्रेसियों को, तो वो उसके लिए तैयार है। ऐसी रणनीतिक रूप से जो तैयारी है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर की गई है। और राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों के अंदर जो घटनाक्रम हुए, इसको लेकर के आम जनता के बीच सिंपैथी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है। रहमत हमारे साथ लगातार बने हुए। रहमत, आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, सवाल ये है कि गिरफ्तारी की तैयारियां भी इनकी हैं, तो क्या वास्तव में आम जनता के बीच कांग्रेस इससे मैसेज दे पाएगी? बिल्कुल, जिस प्रकार से हर बार कांग्रेस मौका ढूंढना चाहती है, कहीं ना कहीं उनको मौका मिलना चाहिए कि किस प्रकार से जो कोई इनको मौका हाथ में लगे। ये जो लोकतंत्र बचाने के को लेकर के जो आज धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, कल भी पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन था, सभी जिला मुख्यालयों पर, आज पूरे देश में राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जा करके, ये पूरी तरह से जिस प्रकार से आपने अभी यही कहा कि कांग्रेस अपना जो मौका है वो हाथ पे लेना चाहती है और हर तरीके से कहीं ना कहीं उसको मौका मिले और अपने जनता के बीच में जो सिंपैथी वो लेना चाहती है। और आगे आने वाले 2023 और 2024 के जो चुनाव होंगे, देश भर में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उनको लेकर के भी ये अभी से जो शुरुआत कांग्रेस कर रही है। तो शुरुआत कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। आगामी दिनों की रणनीति जो है वो यहाँ पर तय हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर अब ये सोचनीय विषय केंद्र सरकार के लिए भी बन गया है कि क्या वो इस मामले में हस्तक्षेप करके राज्यपाल को कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो राज्यपाल हैं वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में जो हैं वो बंधे रहते हैं। हालांकि संवैधानिक पद होता है, अपने आप में स्वायत्तता की, स्वतंत्रता की बात कही जाती है, लेकिन चूंकि इनकी राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, इसलिए केंद्र का दबाव निश्चित रूप से राज्यपालों पर रहता है। बिल्कुल नीरज, लेकिन एक तरफ सवाल अब एक ये भी उठने लगा है कि इस राजस्थान के रण की जो राजस्थान का जो रण है, उसमें अब बसपा सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री कहीं ना कहीं हो गई है। उन्होंने एक विहिप जारी कर कहा है कि वे कांग्रेस को समर्थन ना करें, जो बसपा के 6 विधायक हैं वे कांग्रेस को समर्थन ना करें, वरना उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अब ऐसे में हाईकोर्ट में भी याचिका लगा दी है बीएसपी ने। तो अब इतनी देर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती क्यों जागी, जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था? उसके बाद अब वो कहती हैं कि कांग्रेस को समर्थन ना दें। तो ऐसी क्या उनकी नाराजगी है कि कांग्रेस को समर्थन ना देने की बात वो करती हैं, और इतनी देर से क्यों जागती हैं? देखिए, टेक्निकल ग्राउंड पे मायावती का या बसपा का ये जो व्हीप है ये कहीं टिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो 6 के 6 विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के, वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आज विधानसभा अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंटेशन देखें और विधानसभा के सदस्य देखें, पार्टी पोजीशन, तो उसमें बाकायदा कांग्रेस के नाम पर वो 6 जो विधायक हैं उन सभी के नाम दर्ज हैं, जिनमें जोगिंदर सिंह अवाना, राजेंद्र गुड़ा, लाखन मीणा, तमाम जो विधायक हैं वो विधायक शामिल हैं। तो वाजिब अली भी उसके अंदर शामिल हैं। तमाम ये 6 के 6 जो विधायक थे वो कांग्रेस के हो चुके हैं, विधानसभा में उनका नाम दर्ज हो चुका है। और पिछली बार भी इसी प्रकार का एक घटनाक्रम हुआ था, उसमें 6 के 6 जो बसपा के विधायक थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसको कोर्ट में उसको भी चुनौती दी गई थी, लेकिन बसपा के हाथ में कुछ लगा नहीं था। तो निश्चित रूप से अब की बार भी वही सेम कंडीशन है। और विधानसभा अध्यक्ष जब विधानसभा के जरिए एक आदेश पारित कर चुके हैं और उनके विलय को सही ठहरा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पूरी पार्टी जो है वो राजस्थान के अंदर बसपा की विलय हुई है। मायावती का ये कहना कि केंद्र के बसपा विलय नहीं हुई, केंद्र से पूरी राष्ट्रीय पार्टी जो है वो विलय होना अलग बात होती है, लेकिन किसी राज्य की इकाई जो है वो पूरी पार्टी जो है, राज्य की जो पार्टी है वो पूरी विलय हो चुकी है। निश्चित रूप से यहाँ गहलोत जो है वो आगे एक कदम है। और टेक्निकली रूप से आज वो बसपा के विधायकों को यदि ये व्हिप जारी कर रही हैं तो वो बसपा के विधायक ही नहीं रहे, वो कांग्रेस के विधायक हैं, उनको वे व्हिप जारी नहीं कर सकती है। निश्चित रूप से कोर्ट में चूंकि मदन दिलावर की ओर से ये केस लगाया गया है, तो इसी केस में पार्टी बनने के लिए और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए मायावती ने ये चाल चली है, ताकि कांग्रेस को दबाव में लाया जा सके। जी बिल्कुल नीरज, आपको रोकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड
डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, उत्तर प्रदेश में राजभवन घेराव की कवायदें हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ वहां पर तैयारी है सरकार की, प्रशासन की, इन कांग्रेसियों को रोकने के लिए? क्या राजभवन के घेराव के लिए कूच कर चुके हैं कांग्रेसी? देखिए, पूरी तरीके से कांग्रेस नाराज है जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में विधानसभा सत्र को लेकर खींचतान जारी है और राज्यपाल कलराज मिश्रा के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के अध्यक्ष इस बात के लिए पूरी तरीके से कमर कस रखे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान में इस तरह का दबाव बना रहे हैं और उनकी नाराजगी राज्यपाल से बहुत ज्यादा है, तो वो पूरी तरीके से कूच करेंगे और पूरे देश में इस तरीके का माहौल बना कि कांग्रेसी एक बार पहली बार इस तरह से पूरे देश में एकजुट होते दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सोशल मीडिया पे भी मोर्चा संभाल रखा है। अगर आप देखें तो स्पीक आउट फॉर द डेमोक्रेसी के नाम से एक हैशटैग चल रहा है जिसमें 60 से ज्यादा वीडियो लोगों ने अपने टैग किया और जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेसी वो सब एक साथ में आ गए हैं। आप अगर प्रियंका की बात करें तो प्रियंका ने भी ट्वीट किया है और सुरजेवाला का भी ट्वीट इस बात को लेकर के आया। पूरे देश में कांग्रेसी नाराज है इस बात के लिए कि जिस तरीके से सत्र को लेकर खींचतान हो रही है। भानु जी, डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी, जिस तरह से पूरे सत्र को लेकर खींचतान जारी है, कांग्रेसी नाराज हैं और हर मोर्चे पर अब वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को। और इधर राजस्थान के रण में कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो की भी एंट्री हुई है। उन्होंने भी हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अपने जो 6 विधायक जो कांग्रेस में आ गए हैं राजस्थान में, उनसे कह रही है कि वो कांग्रेस को समर्थन ना करें। विहिप जारी किया है, कितना मायने रखता है उनका ये विहिप? भानु, देखिए, बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा, वो सीनियर वकील भी हैं और उनको कानूनी दांवपेच अच्छे से मालूम है। आज सुबह जब न्यूज इंडिया की बात हुई उनसे तो सतीश चंद्र मिश्रा ने साफ तौर पे ये कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, किसी राज्य में उसका विलय नहीं हो सकता, उसके अपने नियम कानून है। और 10वीं अनुसूची में पैरा अगर 2(1)(b) के तहत देखा जाए तो किसी भी राज्य में पूरी पार्टी का विलय असंवैधानिक है। पार्टी का कांग्रेस में विलय नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने अपने विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा अगर किसी ने निर्देश की अवहेलना की तो उस पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। सतीश चंद्र मिश्रा ने यह भी कहा कि जो विधायक बसपा के टिकट पर चुनाव जीत कर आए हैं वो राष्ट्रीय जो पार्टी है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं वो उन्हीं के द्वारा चिन्ह जो दिए गए सिंबल दिए थे उन्हीं पे जीत के आएंगे। लिहाजा जितने भी 6 विधायक हैं पार्टी के वो उनके निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं। भानु, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उस रण की जो पूरी तरह से सियासी तो हो ही चुका है बल्कि कानूनी दांवपेच भी यहां पूरी तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं जयपुर फेयरमाउंट होटल से हमारे सहयोगी नीरज शर्मा और लखनऊ से हमारे स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे फिलहाल चलते हैं नीरज के पास। नीरज, जो तमाम तरह के दांव पेच लगाने शुरू हो गए हैं, कानूनी दांव पेच हो चाहे सियासी दांव पेच हो, इन सब के बीच कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा एक बार को जरूर मजबूत होता दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस सत्ता बचाने के लिए पूर्ण रूप से संघर्ष कर रही है और अब इस संघर्ष को कहीं ना कहीं वो देशव्यापी बनाने पर तुली हुई है। देखिए, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जो स्थिति है ये लगातार चल रही है। अभी एक और अपडेट ये आ रही है कि मदन दिलावर जो कि बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने बसपा विधायकों को लेकर के याचिका जो है वो याचिका हाईकोर्ट के अंदर मूव की है, वही मदन दिलावर अभी इस वक्त विधानसभा सचिव के कक्ष में पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए हैं। तो एक बड़ी खबर यह है कि मदन दिलावर ने आरोप लगाया कि स्पीकर बीएसपी विधायकों पर फैसले की कॉपी नहीं दे रहे हैं। तो मदन दिलावर चाहते हैं कि विधानसभा से जो कॉपी है ये कॉपी ली जाए और इसको हाईकोर्ट के अंदर जो है लगाया जाए कि स्पीकर ने यह आदेश इस मामले पर दिया है। और बहुजन समाज पार्टी भी निश्चित रूप से उनके टच में होगी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो 6 विधायक हैं वो तोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने यहाँ दल बदल करवा करके और अपने साथ में लिए। हालांकि इसको पूरे दल को जो है विलय की बात यहाँ पर की गई है, 6 के 6 विधायक लिए गए हैं। निश्चित रूप से मदन दिलावर जो है अब उनका ये प्रयास है कि दबाव में लेकर के इसकी कॉपी जो है फैसले की विधानसभा से क्या ऑर्डर आया किस आधार पर उन्होंने फैसला दिया है ये लेकर के और उसको न्यायालय में पेश किया जाए, इसलिए उन्होंने धरना दे दिया है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वर्सेस बीजेपी पार्टी का ये मामला जो है बनकर के सामने आ रहा है। कांग्रेस की भीतरी लड़ाई थी लेकिन इसका फायदा पूरी तरीके से बीजेपी यहाँ लेती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल नीरज, इस वक्त हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता भी जुड़ गए हैं।
गौरव, राजस्थान का रण अब पूरे देशव्यापी होता जा रहा है। पूरे देश में आज राजभवन घेरने की कोशिशें हैं। उत्तराखंड में भी प्रीतम सिंह के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन की ओर कूच कर गए थे। क्या कुछ अपडेट है अब आपके पास? देखिए, जिस तरह से आज ये कांग्रेस का पूरा नेशनल कॉल है और खासकर राजधानियों में राजभवन को घेरने की जो इनकी प्लानिंग है, उसके मद्देनजर अगर बात की जाए उत्तराखंड में भानु, तो यहाँ पर अभी 12 बजे के आसपास राजभवन घेरने या कूच करने की तैयारी थी। और जिस तैयारी को मुकम्मल दिशा देने के लिए बड़ी तादाद में कांग्रेसी जो है वो राजभवन की ओर बढ़ने लगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कई सौ की संख्या में कांग्रेसी यहाँ राजभवन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए, जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह हैं, उसके अलावा भी बड़ी फेरिस्त में जो है वो महिला कांग्रेस के लोग और मेन कांग्रेस के लोग राजभवन की ओर कूच कर रहे हैं। और राजभवन पर ही इन लोगों को रोकने के लिए एक बैरिकेड बनाया गया है। और यथासंभव इस बैरिकेड के आगे अगर ये लोग आने की कोशिश करेंगे तो इन पर कार्रवाई भी हो सकती है। और एक बड़ी चीज यहाँ पर देखने को मिली है कि कांग्रेस, हम लोग सोच रहे थे कि कांग्रेस कुछ चुनिंदा लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख्याल रखते हुए इस कूच का करेगी, मगर मैंने जैसा आपको बताया कि बड़ी संख्या में लोग कूच किए हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के भी नियमों की अनदेखियां हो रही हैं। इससे पहले अगर बात करें तो कांग्रेस के कुछ कार्यक्रमों पर के इस तरीके के होने के बाद मुकदमे की भी कार्रवाइयां हुई थी। तो कांग्रेस हो सकता है अभी मुकदमे की कार्रवाइयों पर भी उसको जाना पड़े। फिलहाल राजभवन में आज एक ज्ञापन दिया जाने का प्रस्ताव है कांग्रेस का। देखना होगा कि कितना सफल होते हैं, या राजभवन में राज्यपाल उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य कुछ 2, 4, 5 लोगों को आमंत्रित करती हैं, नहीं करती हैं, देखना बाकी होगा। फिलहाल बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का राजभवन की ओर कूच करना हो गया है और बड़े नेताओं के बयान आना भी शुरू हो गए हैं। वो राजस्थान की सरकार को ठीक उसी तरह जिस तरह हरीश रावत की सरकार को जो है एक साजिश के तहत उत्तराखंड में गिराया गया था, राष्ट्रपति शासन थोपा गया था, वो भाजपा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए आज ये तमाम जगहों पर, राजधानियों पर राजभवन कूच के कार्यक्रम जारी है। जी बिल्कुल गौरव, क्या किसी तरह के दबाव में है उत्तराखंड सरकार इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, अगर मैंने जिस तरह से आपको बताया कि अगर राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर की चीजों को लेकर आती है, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैंने आपको बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल इनसे कूच में नहीं देखा गया है, और हो भी सकता है क्योंकि पिछले कई कार्यक्रमों में, चाहे वो हरीश रावत हो, प्रीतम सिंह हो, इनके कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के मामलों पर मुकदमे कायम हुए थे। तो आज हो सकता है कि बड़ी तादाद में कांग्रेस की गिरफ्तारियां हो या फिर उनको कोविड की धाराओं में केस दर्ज करना पड़े। और दूसरी ओर राजभवन की बात आती है कि राज्य पर जिस तरीके से ये लोग ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है। हालांकि राजस्थान में भी भानु राज्यपाल जो हैं उन्होंने सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, और अन्य कई जानकारियां जो है वो अशोक गहलोत और उनकी सरकार से मांगी है। वही अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी देखना होगा क्या बेबी रानी मौर्य खुद संवाद करने की स्थिति में है, इसके आसार कमी लगते हैं। हालांकि कांग्रेस ने ये प्रयास, और कांग्रेस के नेताओं से जो बात हुई है उनका कहना है कि वो खुद राज्यपाल से मिलकर 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, जितना भी राजभवन अनुमति देगा उसके बाद वो देंगे। मगर जिस तरीके से बड़ी संख्या में कांग्रेसी देहरादून में राजभवन की ओर कूच किए हैं, उस पर देखना होगा कि पुलिस बैरिकेड कर कितने लोगों को अलाउ करती है या नहीं करती है। फिलहाल अभी ये जो कार्यक्रम है वो 12 बजे से शुरू होना था, और मैंने आपको बताया कि अभी कूच करने की स्थिति साफ हुई है। अगले 20, 25, 30 मिनट में पूरा घटनाक्रम भानु यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल नीरज, जिस तरह से तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के, गहलोत गुट के, वो होटल फेयरमाउंट में हैं, काफी दिनों से बाड़ेबंदी है, 10 से 15 दिन तकरीबन होने को आ रहे हैं, तो और कब तक सरकार होटल में ही रहेगी? जो व्यवस्थाएं हैं राज्य की, उनका क्या होगा? कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन पर नियंत्रण कैसे होगा? किस तरह से जो आने वाले वक्त में जो त्योहार आ रहे हैं उनको लेकर व्यवस्थाएं कौन करेगा?
देखिए, सरकार होटल के अंदर नहीं है, ये बात समझ लेनी चाहिए। सरकार जो है, वो सरकार तो फील्ड के अंदर है। लगातार जो मंत्रीगण हैं वो फील्ड के अंदर जा रहे हैं और अपने जो कक्ष है सचिवालय में जाके वहाँ फाइलों के काम वहाँ पे भी निपटा रहे हैं। एक्शन भी ले रहे हैं। कैबिनेट की बैठकें जहाँ होनी है वहाँ बैठकें भी हो रही हैं। कल कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली थी, वो भी सीएमआर के अंदर हुई थी। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार खुद मुख्यमंत्री निवास यहाँ से चले जाते हैं। रात के समय जब रात का वक्त आता है उस वक्त वो होटल में आते हैं, यहाँ विधायकों के साथ एकजुटता का संदेश देते हैं। सुबह फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर सीएमआर जाते हैं। दिन में 2-3 चक्कर यहाँ जरूर लगते हैं, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र जा रहे हैं। यहाँ तक कि विधायक भी जा रहे हैं। 2 दिन पहले ही एक विधायक जो हैं जो कि निवाई पीपलू से आते हैं, प्रशांत बैरवा, उनके पिताजी की पुण्यतिथि थी, वो अपने क्षेत्र में गए, वहाँ पे उन्होंने सभा को भी संबोधित किया है। इसके अलावा अन्य जो विधायक हैं कांग्रेस के, जो गहलोत कैंप के हैं, वो सभी जिनको कोई काम होता है वो बाहर जाते हैं। अभी कुछ देर पहले रामनारायण मीणा जो हैं बाहर सड़क पे आए थे, मीडिया से रूबरू हुए, बातचीत करके और वो गए। इसी प्रकार से राजेंद्र गुड़ा या अन्य विधायक, उनको समय समय पर जब आना होता है बाहर आते हैं, जाते हैं और उसके बाद में फिर वापस चले जाते हैं। कैंप जो कर रखा है, निश्चित तौर पर कैंप ये एकजुटता का संदेश देने के लिए कैंप है, रणनीति तय करने के लिए कैंप है। निश्चित रूप से ये डर तो सरकार को है ही कि बीजेपी कहीं ऐसा ना हो कि धनबल और बाहुबल के बल पर जो है विधायकों को तोड़ ले। तो इसीलिए सरकार जो है वो तमाम इन विधायकों को यहाँ पर एक जगह रख रखा है, एकजुट कर रखा है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री को ये अपने जो गोपनीय सोर्सेज होते हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से सूचना मिल रही थी कि बीजेपी इस प्रकार से कुछ कांग्रेस के जो विधायक हैं जो कि बागी हो रहे हैं, उनके जरिए खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही है। 3 ऑडियो टेप जो है वो भी सरकार की ओर से जारी किए गए थे। तो निश्चित रूप से अपने विधायकों को, अपनी सरकार को बचाना भी सरकार का कर्तव्य होता है, इसलिए सरकार की ओर से इन विधायकों को होटल के अंदर रखा गया। जी नीरज, लेकिन जिस तरह से पायलट गुट की तरफ से अभी तक कुछ भी बयान जारी नहीं हुआ है। पायलट गुट के जो विधायक हैं वो भी वहां गुड़गांव में रुके हुए हैं, तो ऐसे कब तक चलेगा? कब तक जो पायलट गुट के बागी विधायक हैं वो गुड़गांव में रहेंगे? वो जयपुर नहीं आएंगे? क्या सरकार से उनकी अब कोई मुलाकात नहीं होगी? क्या पायलट गुट की मीटिंग को लेकर कोई अपडेट आपके पास आया है? देखिए, लगातार पायलट गुट के विधायक तो मीटिंग कर ही रहे हैं। वो भी 5 स्टार होटल के अंदर ठहरे हुए हैं। उनके लिए प्रबंध किसने कराया, ये भी एक जांच का विषय है। हरियाणा के अंदर, मानेसर के अंदर कल एसओजी की टीमें गई तो वहाँ पर भी पुलिस ने रोक लिया। वहाँ के हरियाणा के जो डीजीपी हैं उनका बाकायदा बयान आया कि मैं नहीं जानता राजस्थान की एसओजी को किसने रोका है, जबकि मैं निर्देश दे चुका हूँ, एसपी ने क्यों रोका है। जबकि जानकारी सामने आ रही है कि एसपी ने उनको रोक लिया। 3 होटल थे जहाँ पर शक था कि वहाँ राजस्थान के बागी कांग्रेस विधायक हो सकते हैं। नोटिस देना था एसओजी को जाकर के, लेकिन कल उनको रात को रोका गया है। शाम को ही डीजीपी का बयान आया था हम नहीं रोकेंगे, लेकिन ऐसा होने के बावजूद जो है वहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से राजनीतिक दबाव है खट्टर सरकार के अंदर भी, और आरोप ये भी है केंद्र सरकार और आसपास उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वहाँ से भी निश्चित रूप से उनको समर्थन है। तभी यहाँ के जो विधायक हैं 19 विधायक जाकर के और शरण लिए हुए हैं दूसरे राज्य के अंदर और वहाँ बैठ कर के रणनीति तय कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि भुट्टे खाते हुए, मक्का खाते हुए बयान जो है वो पायलट कैंप से विधायक अपने जारी कर रहे हैं। कितने अनफॉर्मल होकर के और अनऑफिशियल होकर के बयान जो है वो जारी किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है बयान जारी नहीं कर रहे, लगातार वे बयान जारी कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। लेकिन जब उनको उनकी लोकेशन ट्रेस होती है, उनको नोटिस थमाने के लिए यहाँ से एसओजी जाती है अपनी जांच पड़ताल करके, तो वहाँ उनकी पुलिस की ओर से रोक लिया जाता है। एक राज्य के आईपीएस लेवल के अधिकारी को एसएचओ लेवल का अधिकारी जो है वो रोक रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। तो यही कांग्रेस मुद्दा उठा रही है कि लोकतंत्र में क्या ये ठीक है कि परमिशन लेकर के बाकायदा पूरी नियम प्रक्रिया पूरी करके एसओजी की टीम जा रही है और लीगल जब नोटिस थमाने हैं तो उसमें भी रोकथाम की जा रही है। आखिर किन आधारों पर रोका जा रहा है? डीजीपी खुद ही ये बात कह रहे हैं, आज मीडिया में तमाम जगह बयान आए डीजीपी के कि डीजीपी कह रहे हैं मुझे नहीं पता क्यों उनको रोका गया है। तो जब एसपी रोक रहे हैं और डीजीपी उनके ऊपर एक्शन भी नहीं ले रहे, बयान दे रहे हैं क्यों रोका गया है, निश्चित रूप से बड़े पॉलिटिकल दबाव हैं, उनके फेर के अंदर ये सारा काम हो रहा है। जी बिल्कुल। गौरव जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि अगर एक अधिकारी को एसओजी लेवल का अधिकारी रोकता है और डीजीपी ये बयान देते हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मामला क्या है, क्यों इसको रोका जा रहा है? देखिए, ये सर्वविदित है कि किस तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर है और मौजूदा समय में अगर मैं बात करूं, राजस्थान इस समय तब भी अशोक गहलोत सरकार काफी कुछ फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो सचिन पायलट जिस तरीके से शुरुआत से ही
जो पर्दे के पीछे प्लानिंग कर रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहा है कि उनके स्टेप्स क्या होने हैं। और मौजूदा समय में हम लोगों ने अगर बात की जाए कि सारी कुछ चीजें जो हैं वो कानून की प्रक्रिया के अनुसार चलनी है। सब कुछ जो है अब वो विधानसभा के चाहे स्पीकर हों, अगर योग्यता का मामला आ रहा है, अयोग्यता का मामला आ रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो नियम के संगत ही चीजों को आगे बढ़ा सकता है। भानु, मैं यहाँ पर कुछ साल पीछे का उत्तराखंड का आपको उदाहरण दूंगा कि यहाँ पर एकाएक उत्तराखंड की सरकार को हटाते हुए, उनकी पावर लेस करते हुए और जो है पूरी तरह से, जबकि फ्लोर टेस्ट में हरीश रावत ने अपनी सरकार साबित कर दी थी, उसके बावजूद जो है राष्ट्रपति शासन थोपा गया था। राष्ट्रपति शासन थोपने के बाद बीजेपी को लग रहा था कि वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, मगर कानूनी प्रक्रियाओं से गुजर कर हरीश रावत ना सिर्फ लौट कर आए और उन्होंने पूरी सिस्टम को, अगर कहा जाए केंद्र के सिस्टम को और राज्य के जितने प्रेशर्स होते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, राज्यपाल के हों, उनको झेलते हुए सरकार में वापसी की थी। मौजूदा समय में भी आज यही चीजों की जो घबराहट है वो कांग्रेस को दिखाई दे रही है कि इन प्रकरण कई प्रकार से राज्यपाल की ऐसी संतुष्टियां हो सकती हैं। मुंबई में हमने देखा कि रातों रात जो है वो सुबह लोगों ने जब टीवी खोलकर देखा तो शपथ करा दी गई थी। वही चीज का डर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को है और यही कारण है कि आज देश भर में तमाम जगह जो है राजभवन कूच चल रहा है। मगर अगर इसमें बहुत स्पष्ट कर दूं कि अगर अशोक गहलोत सरकार के पास नंबर पूरे रहते हैं तो चाहे वो कितनी भी कठिन डगर से गुजरेंगे, उनको जो है नियमता हटाया नहीं जा सकता है। मगर अभी दिलचस्प खेल कई सारे होने हैं। अभी पूरी तरीके से सचिन पायलट का गेम खुलकर सामने नहीं दिखाई दिया है। अभी केंद्र सरकार और खासकर राज्यपाल अभी किस तरीके की चीजें देखते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा आज ANI के हवाले से खबर है कि राज्यपाल ने जो सत्र बुलाए जाने का प्रस्ताव था वो जो है कुछ अधिक जानकारियों के चलते अभी उसको मंजूरी नहीं दी है। तो पूरी तरीके से खेल पूरा सियासी है और इस पर किसी एक अधिकारी के नानुकुर करने की, मना करने की या फिर छोटे लेवल पर किसी चीजों को छुपाने की चीजों को साफ समझा जा सकता है कि खेल किस तरह का है। अब यही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सबसे बड़ा खेल लास्ट तक, भले ही इसमें 2 दिन, 10 दिन या 15 दिन लग जाएं, खेल नंबर्स का रहेगा, बहुमत का रहेगा। अगर बहुमत के नंबरों पर आपने देखा होगा कि मायावती ने भी विहिप जारी किया, जबकि 10 से ज्यादा महीने हो गए कि उनके विधायक कांग्रेस के में आ गए थे। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि खेल नंबरों का है। अगर अशोक गहलोत सरकार नंबर बराबर रख पाती है तो उसको सत्ता से उसकी विदाई ना के बराबर जो है असंभव है कि कोई उसकी विदाई कर दे, और वरना जो है यहाँ पर एक सियासी संकट इसी तरीके का गहराता रहेगा। मगर इस बीच सबसे बड़ी परेशानियां यही हैं कि कोविड का संकट चल रहा है और ऐसे में राजस्थान को सियासी संकट से गुजरना पड़ रहा है। जी बिल्कुल नीरज, जब राजभवन का घेराव किया गया उसके बाद राजभवन में धरना भी दिया गया, इस सब को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र काफी नाराज भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि एक गलत परंपरा की शुरुआत की जा रही है, जिसके बाद बीजेपी के नेता सतीश पूनिया और तमाम नेता उनसे मुलाकात करने भी पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि ये गलत है, लेकिन अगर थोड़ा वक्त के पीछे जाकर देखा जाए, इतिहास में जाकर देखा जाए, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं पहले ऐसा उत्तर प्रदेश में भी कर चुकी है। तो ये परंपरा की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। आज इसको एक परंपरा शब्द देना, गलत परंपरा कहना कितना गलत होगा? देखिए, धरना और प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार हैं। ये अहिंसात्मक प्रदर्शन जो हैं ये सारे अधिकार हैं और इन अहिंसात्मक आंदोलन के बूते ही भारत को, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू और तमाम जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, तमाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे, जब आज़ादी का आंदोलन हुआ था उस वक्त भी धरने दिए गए थे। यदि उस वक्त भी इस प्रकार से धरनों को कुचला जाता तो क्या आज़ादी मिल पाती? सत्य के लिए आग्रह है। अशोक गहलोत ने अपनी बात लिखी है कि मैं महात्मा गांधी को मानने वाला हूं और हमने अहिंसात्मक प्रदर्शन किया है। अपनी बात जो है उसको रखने के लिए धरना करना, प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ये आते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कोई बुराई नहीं है। गहलोत ने यह भी उदाहरण दिया कि पहले भैरव सिंह शेखावत जो है वो भी इस प्रकार से राजभवन का घेराव कर चुके हैं। भैरव सिंह शेखावत को भाजपा में पुरोधा के रूप में जाना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति पद की वो शोभा बढ़ा चुके हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के बाबू साहब वो कहलाए जाते हैं।
अगर कलराज मिश्र की बात करें तो जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, उस दौर का उनका एक चित्र जो है आज वो सामने आ रहा है मीडिया में, जिसमें वो खुद राजभवन का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उस वक्त वो ठीक थे या आज संवैधानिक पद पे हैं तो आज जो वो बात कह रहे हैं वो ठीक है? निश्चित रूप से आम जनता जो है वो भी इन चीज़ों को देखती है। राजभवनों के पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे इस प्रकार के घेराव हुए हैं। निश्चित रूप से हमें राजनीति को समझना पड़ेगा, लोकतंत्र को समझना पड़ेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना पड़ेगा कि केवल धरना प्रदर्शन जो है ये कोई हिंसात्मक चीज़ नहीं है, ये एक संवैधानिक चीज़ है। लोकतंत्र से हमें जो अधिकार मिले हैं उसके तहत प्रदर्शन है। आदमी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल नीरज, आप पल पल की अपडेट पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल गौरव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मरधरा का संग्राम, महासंग्राम जो अब पूर्ण रूप से देशव्यापी बनता जा रहा है। कांग्रेस ने आह्वान किया है कि अलग अलग राज्यों के राजभवन का घेराव करे कांग्रेस। हालांकि यह घेराव आज राजस्थान में नहीं हो रहा है। तो वहीं जो सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर ने अपनी अर्जी दी थी उसको वापस ले लिया गया है। अब ये पूरी लड़ाई कानूनी और राजनीतिक होती जा रही है। देखना होगा कि अब गहलोत सरकार का अगला कदम क्या कुछ होता है, स्पीकर का अगला कदम क्या कुछ होता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।